हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करानी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कंपनी जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको मन में डाउट आता है कि मुझे कंपनी रजिस्टर्ड कराने पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि कंपनी कौन सी रजिस्टर्ड करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटली जो भी कंपनी को जैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो सारी चीजें इसमें मैं बिल्कुल डिटेल्स में क्लियरली बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी कितने तरीके की कंपनीज हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसमें बात करते हैं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है तो फ्रेंड्स, या फिर आप स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले प्रोप्राइटरशिप और नंबर 2 पे पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स अगर इसी में आगे चलिए देखते हैं कि नंबर 3 पे LLP कंपनी। तो भी LLP फर्म भी बना सकते हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे उसमें पार्टनरशिप फर्म होती है और ये उसी के तरीके से LLP होती है। और फ्रेंड्स नंबर 4 होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर इससे आगे बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप इन्हीं पांचों में से कोई एक चीज कराएंगे। जैसे अगर एक या तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या LLP या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। चलिए फ्रेंड्स अब डिटेल में बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करें कि प्रोप्राइटरशिप का, तो प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें लेस कंप्लायंसेस होते हैं। कि इसकी जो भी आप अगर प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोप्राइटर होता है इंडिविजुअली वही उसका ओनर होता है। तो फ्रेंड्स इसकी कंप्लायंसेस कम होती है और उसकी ओनरशिप उसी इंडिविजुअली होती है। तो एक ही पर्सन के पास उसकी ओनरशिप, जो भी उसकी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या उसकी जो भी लायबिलिटी होती है वो सारी प्रोप्राइटर की होती हैं। और फ्रेंड्स इसमें दूसरा है कि कोई इसका पैन कार्ड है जो प्रोप्राइटरशिप में किसी फर्म का अलग से नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता है, वो प्रोप्राइटर का ही पैन कार्ड फर्म का पैन कार्ड माना जाता है। जो भी अगर वो कल को GST नंबर लेता है तो उसी प्रोप्राइटर के पैन कार्ड के बेस पे ही उसे GST नंबर आएगा, और जो अकाउंट में भी पैन कार्ड जाएगा वो प्रोप्राइटर का ही पैन कार्ड लगेगा। और फ्रेंड्स अगर इसमें लायबिलिटी की बात करें तो इसमें लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसमें कि फ्रेंड्स उसने जितना भी लोन लिया है या कल को कहीं ट्रांजैक्शन कर रहा है, कल को कोई उसका बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसकी जो भी लायबिलिटी होती है वो सारी प्रोप्राइटर की होती है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में लॉस होने पे अगर उसने बैंक से सपोज कीजिए बिजनेस के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोन लिया, तो अगर उसका बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो उसे बैंक उसकी खुद की इंडिविजुअली पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी रिकवरी कर सकता है और रिकवरी करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रोप्राइटरशिप में अगर जो बात करें कि GST अगर लेता तो उसके इंडिविजुअल पैन कार्ड के से ही उसका GST नंबर आएगा। और फ्रेंड्स अगर उसमें जो उसकी इनकम टैक्स अगर टैक्स की कंप्लायंसेज है, टैक्स की वो है, तो उसका इंडिविजुअल का ही पैन कार्ड उसकी टैक्स रिटर्न भी जो फाइल होगी वो उसकी इंडिविजुअल रिटर्न होगी, उसी में उसका बिजनेस को क्लब कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर जो अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे कि इसमें क्या होगा, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। तो उसमें जैसे क्या होता है कि जैसे एक पर्सन कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो और देखता है कि किसी दूसरे के पर्सन के या 2 से ज्यादा पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस करता है तो उसकी पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसमें कम से कम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादा से ज्यादा इसमें 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। और अगर बैंकिंग बिजनेस में है तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अगर जैसे पैन कार्ड अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग से खुलता है, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है कि। और फ्रेंड्स अगर इसमें क्या होता है कि एक जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनती है और उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। वो एक एग्रीमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारा बिल्कुल जो उनकी शर्त होती हैं, जो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं और बाद में उसे कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार ये ऐसा होता है कि
रजिस्टर्ड नहीं भी, बिना कराए भी काम चल जाता है, लेकिन उसे जो मेरा मानना है कि उसे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो ये पार्टनरशिप डीड होते हैं फ्रेंड्स, इसमें उनके ये होता है कि किस किस पार्टनर का कितने कितने % शेयर होगा, और फ्रेंड्स उसमें कि किस किस पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं जो काम करेंगे, और उनकी सैलरी, एक्टिव पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी, और ये कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, और क्या अपना इस पार्टनरशिप के बीच अंदर किन किन फील्ड में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो भी उनकी और किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट ले सकते हैं या सैलरी ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो भी उनकी टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो सारी इस एग्रीमेंट में लिख ली जाती हैं, और बाद में उसे स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करके उसे रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। और फ्रेंड्स अगर इसमें बात करें कि फर्म के पैन कार्ड की, तो इसका सेपरेट पैन कार्ड होता है। तो उसमें जैसे पार्टनर्स के पैन कार्ड अलग होते हैं और उसका पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड अलग से होता है। तो जो भी अकाउंट में दिया जाता है वो जीएसटी नंबर भी उसी में आता है। और फ्रेंड्स इसमें जो अगर लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि फ्रेंड्स इसमें जो भी फर्म का लॉस होता है, या जैसे कल को उनका बिजनेस चल रहा है, बैंक से लोन लिया है और उनके बिजनेस में लॉस होने के बाद तो उनके पार्टनर्स की जितनी जितनी रिकवरी होती है तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से ही रिकवर करता बैंक। तो इसमें फ्रेंड्स लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। और फ्रेंड्स अगर जो इसका जीएसटी नंबर आता है वो फर्म के पैन कार्ड के बेस पे ही आता है, उसमें पार्टनर्स के पैन कार्ड के बेस पे नहीं होता है। जो उसमें फर्म का पैन कार्ड अलग है तो उसका जीएसटी नंबर भी उसी बेस पे आता है। और फ्रेंड्स अगर टैक्स की कंप्लायंस की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न फर्म की अलग जाती है और पार्टनर्स की अलग जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट एंटिटी क्या होती है, वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फ्रेंड्स जैसे इसमें नाम से प्रतीत होता है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, तो मतलब फ्रेंड्स इसमें जो भी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एक एलएलपी कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसमें उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के और कुछ होता है कंपनीज के, दोनों को मिला के जो बेनिफिट्स हैं वो एलएलपी में दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स जो एलएलपी रजिस्टर्ड होती है, एलएलपी एक्ट, इसमें बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले भी होते हैं। और जो एलएलपी एक्ट होता है 2008 में आया था। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सपोज कीजिए कोई भी 4 पार्टनर्स मिलकर इस कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद उसमें उनकी जो लायबिलिटी होती है उनकी इन्वेस्टमेंट तक की होती है। सपोज कीजिए उन्होंने चारों ने 1-1 लाख रुपए लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उनकी जो लायबिलिटी रहेगी कल को बिजनेस प्रॉफिट लॉस होता है तो उसमें लायबिलिटी है जो उनकी इन्वेस्टमेंट तक की सीमित होती है, मतलब चारों की 1-1 लाख रुपए तक। तो फ्रेंड्स इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसके कंप्लायंसेस भी बहुत कम होते हैं। जैसे ये जो और फ्रेंड्स इसमें एक जो बेनिफिट है कि इसमें ना जो फॉरेन पार्टनर्स भी अलाउड होते हैं कि अगर कोई बाहर का बंदा आपकी कंपनी में पार्टनर बनना चाहता है या तो उसको डायरेक्टर बनना है तो उससे भी आप इसे एलएलपी में शामिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसकी जैसे बात करते हैं कि आपने देखा होगा इसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जैसे आपने देखा होगा एनसीएलटी, तो इसमें क्या होता है कि एनसीएलटी जो नेशनल कॉमन लॉ ट्रिब्यूनल होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर कोई कंपनीज लॉस में चली जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जब वो उनके बैंक लोन को नहीं पे कर पाती हैं तो वहाँ पे एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में जाके वो वहाँ पे अपना केस फाइल कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो कंपनी के एसेट होते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी होती हैं, उनसे ही बेच के उनकी जितनी रिकवरी की जा सकती है तो उतनी की जाती है, उसके बाद वो एनपीए हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एलएलपी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आरओसी के द्वारा आरओसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर जो इसमें जीएसटी होता है, जीएसटी भी एक कंपनी के पैन कार्ड के हिसाब से ही अलग से आता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि कंपनी की रिटर्न अलग से जाती है और इसके कंप्लायंसेस की बात करें तो इसके कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं। इसके साल में जैसे एक एनुअल रिटर्न जाती है जो आरओसी को फाइल करनी होती है, जो पार्टनरशिप में नहीं करनी होती। तो फ्रेंड्स ये तो एक इसमें ज्यादा, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कंपनीज वाले मिल जाते हैं। इसके जैसे कि आप इसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म को एक आइडेंटिटी, उसे कोई भी ऑनलाइन चेक नहीं कर सकता है कि वो कहाँ से रजिस्टर्ड है, मार्केट वैल्यू कितना, क्या उसके कौन कौन उसके पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर हैं,
वो चेक नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स एलएलपी में ऐसा बिल्कुल ये पॉसिबल है कि ये, क्योंकि ये सब आरओसी के द्वारा की वेबसाइट पे सारा कुछ इसके डेटा अवेलेबल होता है, कितनी बैलेंस शीट बनी है और इसमें फ्रेंड्स, लेकिन इसकी कुछ वो भी है और दूसरा इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है कि जैसे क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में अगर जो बिजनेस ओनर है कल को उसकी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके डेथ होने के बाद में उसका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसी तरह। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि एलएलपी कंपनी चलती रहती है तो उसकी जगह उसके नॉमिनी आ जाते हैं, तो उसमें इसके बिजनेस पे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये परपेचुअल सक्सेशन का भी इसमें बेनिफिट है। और फ्रेंड्स इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। जैसे क्या होता है कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो भी आपने उसका जो टैक्स की लायबिलिटी खत्म कर, जैसे पार्टनरशिप में भी टैक्स है 30% है, 30% टैक्स पे करने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, तो उस पर क्या भी उन्हें अलग से दोबारा से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स एलएलपी का ये एक मेन बेनिफिट है कि इसमें जितना, जैसे आपने सपोज कीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट आया उस पर आपने टैक्स दे दिया, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट सैलरी खर्चे काट के जितना प्रॉफिट बचता है उसे आप घर लेके जाना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, उस पर अलग से कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। बल्कि कंपनीज में भी आपको जो पैसा निकालने, प्रॉफिट निकालने के बाद उसे टैक्स देना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म में भी देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एलएलपी में ये टैक्स की अलग से बेनिफिट मिलता है। और फ्रेंड्स इसमें आरओसी की कंप्लायंसेस भी बहुत कम होती हैं, आरओसी की सिर्फ एक जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। और फ्रेंड्स अगर जैसे इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट एंटिटी की, वो है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स जैसे हमने एलएलपी में होता था कि मिनिमम 2 पार्टनर्स या 2 डायरेक्टर के साथ एलएलपी बना दे, उसी तरीके से फ्रेंड्स अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी 2 डायरेक्टर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं वही शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं कि जो डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर कोई अलग भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसकी जो कंप्लायंसेस हैं, अगर कंप्लायंस की बात करो वो एलएलपी से थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि साल के आपको 4 बोर्ड मीटिंग दिखानी होती है आरओसी को। और फ्रेंड्स अगर इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकती है कि फ्रेंड्स इसमें कंपनी कोई चला रहा है उसके शेयर होल्डर कोई अदर भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसमें जो कंप्लायंसेस की बात करें तो आरओसी की कंप्लायंस, जैसे आरओसी की रिटर्न हो गई, आपकी बैलेंस शीट आपको ऑडिट कराना जरूरी होता है, तो इसी तरीके से इसकी कंप्लायंसेस कंपनी की थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और लेकिन कंपनी के बेनिफिट्स भी हैं फ्रेंड्स, इसमें भी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितना डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर ने जितना इन्वेस्ट किया है, तो फ्रेंड्स उसमें उनकी जो डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटी होती है वो उतनी होती है जितना कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी की एसेट है या उन्होंने डायरेक्टर्स ने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर कल को कोई कंपनी में लॉस हो जाता है तो बैंक उनका जो बैंक लोन है तो उसकी रिकवरी वो कंपनी की एसेट बेचकर ही कर सकता है या कंपनी की प्रॉपर्टी, उसमें उनके डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने का कोई बैंक के पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट दिया कि जैसे एलएलपी में या पार्टनरशिप फर्म में उनमें क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो 30% का स्लैब होता है, लेकिन इसमें कंपनी में 25% का स्लैब होता है। तो फ्रेंड्स ये स्टार्टअप के लिए बेनिफिट दिया गया था। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और आपने नवंबर 2019 के बाद में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है तो उसमें आपका जो टैक्स रहेगा वो 15% रहेगा। और फ्रेंड्स अगर इसमें क्या होता है कि कंपनी के एक जो मेन बेनिफिट है कि कंपनी इसमें अपनी को शेयर इश्यू कर सकती है। और फ्रेंड्स अगर बात करें प्राइवेट इक्विटी भी इसमें कंपनी ले सकती है। और फ्रेंड्स अगर वेंचर कैपिटल फंड भी ले सकती है। तो ये जैसे मेन कंपनी के बेनिफिट है। और दूसरा कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी चाहे, जैसे आपने बाहर से इक्विटी लेनी है या अपने मार्केट में शेयर निकालने हैं तो आपको अपनी कंपनी को कभी भी पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं, मतलब कि आप एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और अपने बहुत सारे शेयर होल्डर से अपना पैसा जुटा सकते हैं मार्केट से। तो फ्रेंड्स ये जैसे कंपनी के मेन बेनिफिट है। और तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एक जो अगली एंटिटी है वो है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स जैसे इसमें क्या है कि 2 वर्ड आगे पब्लिक और लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इस कंपनी के अंदर जो कंपनी का मेनली जो 25% शेयर है वो पब्लिक के पास होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है,
जो भी इसके डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी होती है जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से ये इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंपनी पब्लिक होती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी फंड रेज कर सकती है मार्केट से, जितना चाहे उतने अपने शेयर मार्केट में सेल कर सकती है। और ये कंपनी जो अपना NSE BSE में लिस्टेड होती है। और फ्रेंड्स जैसे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उतनी इसकी लायबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे जैसे NSE BSE में लिस्टेड होने के बाद सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स ROC के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। और फ्रेंड्स ये जैसे कंपनी का 25% शेयर पब्लिक के पास होता है। तो फ्रेंड्स जैसे इसमें क्या होता है, पब्लिक को सेटिस्फाई रहेगा, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स ROC कंप्लायंसेस पूरा करने के बाद तो इसके ना क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको डायरेक्टर्स को देनी होती है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट रही है, कौन से मेजर डिसीजन लिए गए हैं, सेबी की कंप्लायंसेस पूरी करनी है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें रिपोर्ट्स में जैसे बताया गया कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। और फ्रेंड्स इसमें आपकी ईयरली रिपोर्ट देनी होती है, आपको ईयरली ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको वेबसाइट पे अपने सभी डायरेक्टर्स को दिखानी होती है कि कंपनी के आगे का विजन क्या है और कंपनी क्या क्या अपने टारगेट सेट करके चल रही है, या कंपनी का किन किन फील्ड्स में मेजर ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से अगर बात करें तो ये हमारे सारे जो मेन कंपनीज की आइडेंटिटी थी कि कंपनी को जैसे या तो आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, या फिर आप LLP रजिस्टर्ड कराएंगे, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी के मेन बेनिफिट्स थे। तो फ्रेंड्स जैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको कि आपने कौन सी कंपनी बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैंने आपको एक कंप्लायंसेस और ये बताया, इसमें मेरा मकसद आपको बिल्कुल डराना नहीं है कि आपको, और फ्रेंड्स ये बिल्कुल आप अपने मन में एक बात को बिठा लीजिए कि अगर आपको कोई भी बड़ा बिजनेस करना है, आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है, स्केल करना है, तो फ्रेंड्स आपको कंप्लायंसेस से बिल्कुल नहीं डरना है। क्योंकि फ्रेंड्स ये कंप्लायंसेस तो आपको जितनी बड़ी कंपनी होती चले उतने ज्यादा कंप्लायंसेस होते चले जाएं, क्योंकि बिना कंप्लायंसेस के आज तक कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं बना है। और आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लीजिए, जैसे टाटा, बजाज या गोदरेज या रिलायंस या किसी भी आप जिस भी बिजनेस को जानते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं कि उन्हें कंप्लायंसेस को फॉलो करके ही बड़ा बना जा सकता है। तो फ्रेंड्स कंप्लायंसेस करने से बिल्कुल मत डरिए। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए कि आपने कौन सी कंपनी किस काम के लिए कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स उसमें आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, अपने फैमिली मेंबर से सलाह लीजिए और अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए कि अगर आपको ये लगता है कि आपको स्मॉल स्केल पे काम करना है, या जैसे बात करें कि आप कि कोई प्रोफेशनल है जैसे, तो आप प्रोप्राइटरशिप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो अगर बिल्कुल स्मॉल स्केल पे काम करें तो पार्टनरशिप फर्म से। अगर आप ये लगता है कि हाँ मैं टैक्स का बेनिफिट लेना है या प्रॉफिट है जो उसे मुझे घर लेके जाना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप अपना LLP बना सकते हैं, क्योंकि LLP में आपको प्रॉफिट को आप अपना घर लेके जा सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। या फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मुझे शेयर इशू करना है या इक्विटी में जाना है, मुझे अपने काम को बड़ा करना, जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो कंपनी में इन्वेस्ट करते जाना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अपने शेयर इशू या NSE BSE में लिस्टेड करना चाहते हैं कंपनी को, तो आप पब्लिक लिमिटेड के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको डिटेल्स में बताया उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी आपको ये लगता है कोई चीज़ अगर डाउट रह गया, कोई चीज़ समझ नहीं आ गया, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं, कोई टॉपिक है तो उसके कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसमें जैसे अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।